अब P का हो गया 3, Q का हो गया 1, तो आंसर तो ऐसे ही निकल गया। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पूरे पे आपको मेहनत करने की जरूरत अगेन नहीं है। एग्जामिनेशन में ये लॉजिक लगा सकते हैं आप। और अभी भी बोल रहा हूं कि कार्बन फैमिली तब अप्रोच करें जब आप कॉन्फिडेंट है कि आपका 70 to 80% ऑफ द सिलेबस आपकी मुट्ठी में है। आप इसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाली पार्ट हटा दे रहा हूं मैं, पर आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं इस पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। और जेई एस्पिरेंट्स, दिसंबर चल रहा है, 3 हफ्ते यहाँ 3 हफ्ते वहाँ। लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही होगी, लास्ट मिनट रिवीजन चल रही होगी, प्रिपरेशन तो नहीं बिल्कुल रिवीजन चल रही होगी, है ना। और इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि लोग ये सोचते रहते हैं कि यार क्या पढ़े क्या छोड़े कैसे करें। और खासकर जब ये टॉपिक आपके सामने होता है तो आधा मन तो मेरे हिसाब से वहीं हट जाता है ना। बस इसी के लिए सेशन कराया जा रहा है कि इसको नहीं छोड़ना है। समझ में आती है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इतने आसान क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हम इस सेशन में आज देखेंगे भी, कि आपको बाद में एग्जामिनेशन के बाद ऐसा लगेगा हाई यार क्यों छोड़ दिया। तो बस इसी के लिए सेशन कराया जा रहा है, आपको यह बताने के लिए कि ये टॉपिक बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, इसके क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजी +4 आ सकता है। ठीक है, इस सेशन को हम इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, ट्रेंड्स के लिए आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद मैं सेशन की तरफ जाऊंगा। इससे रिलेटेड एक टैप एंड टेस्ट का लिंक होगा जो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो सेशन में हम क्या करेंगे, सेशन में उस टेस्ट पेपर से कुछ गिने चुने अच्छे सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी टोटल पेपर 25 सवालों का होगा। अगर उन 25 सवालों को आपको सॉल्व करना है खुद से, आपको अपनी प्रैक्टिस एनालाइज करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टैप एंड टेस्ट है उसको क्लिक कीजिए। वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपने टेस्ट कंप्लीट किया आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको खुद अटेम्प्ट करना है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में जो टैप एंड टेस्ट का लिंक है उसको क्लिक करें। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि यार इसको तो हटा ही दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। सवाल कम हो गए हैं पर हटाया नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि ये तो चलो आता ही आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आता है, पी ब्लॉक को किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब ये जानने के लिए ना कि किसको किस टॉपिक को किस तरीके से टैकल करना है, ऑब्वियसली जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस में अगर आप देखें तो पहला वाला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें वो सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, उसका जल्दाहल्स मेथड, कैरेसिस मेथड, ये सब आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से अगर आप देखें तो 2021 में 7 सवाल पूछे गए थे, 7, यानी पेपर में आ भी सकता था नहीं भी आ सकता था। 2022 सेम सिचुएशन, आपके पेपर में क्वेश्चन लैंड अप कर सकता है नहीं भी कर सकता है। 2023 23 सवाल, 2024 32 सवाल, 2025 फिर से 23 सवाल। इन तीनों को अगर आप देखें तो आप एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, या मैं ही बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर होगा, चाहे आप मॉर्निंग सेशन में हो चाहे आप इवनिंग सेशन में हो। मतलब टोटल सेशंस अगर मिला भी लूं तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मैं कह सकता हूं, चले 100% हटा देते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में एक सवाल इस टॉपिक से डेफिनेटली होगा। सवाल आसान होगा, यही हम देखेंगे इस सेशन में कि कितने आसान सवाल आते हैं और उसको कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।
तो ये टॉपिक ना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू जेई, क्योंकि मेहनत कम है और +4 बहुत आसानी से मिल सकता है, स्कोर बूस्ट बहुत आसानी से हो सकता है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 सालों में 92 क्वेश्चन आए, 92 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर लास्ट के अभी लेटेस्ट 3 साल के ट्रेंड अगर मैं देखूंगा तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 13th फैमिली की तरफ। पी ब्लॉक में 2 फैमिली हैं क्लास 11th में, एक है 13th, एक है 14th, बाकी तो क्लास 12th में है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लिस्ट हमें ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि जो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन है, उन कंपाउंड्स पे उतना फोकस नहीं करना है। कंपाउंड्स एमिटेड है, बेसिक अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है, ओवरऑल ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज है। तो सिलेबस हमें ऑलरेडी पता चल गया, सिलेबस नियरली हर ब्लॉक का 50% हो गया सिलेबस अब आने वाला। ठीक है, बोरॉन फैमिली से देखें यानी 13th फैमिली से, तो 2021 में 3, 2022 में 4, 2023 में 4, 2024 में 9 और 2025 में 5, टोटल 25 क्वेश्चन। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में लैंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पर अगर आप संख्या देखेंगे तो संख्या ठीक ठाक है। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो बोरॉन फैमिली भी थोड़ा इंपॉर्टेंस का हो जाता है। ठीक है, बट छोड़ने का कोई पॉइंट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ फिजिकल, केमिकल और अकरेंस पढ़ना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं, नोट्स भी बहुत छोटे से आसानी से बन जाएंगे। और अगर आप इतने सतर्क हैं कि आप PYQs भी सॉल्व कर ले रहे हैं या सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं, तब तो मतलब बेड़ा ही पार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तो बल्ले बल्ले वाली चीज़ है। तो बोरॉन फैमिली में सजेस्ट करूंगा कि बोरॉन फैमिली पे फोकस रखें। कार्बन फैमिली 2021 में 1, 2022 में 0, 2023 में 1, 2024 में 4, 2025 में 4, 4 4 8 9 10, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। यानी कार्बन फैमिली की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू बोरॉन फैमिली। अब चूंकि मैं एक टीचर हूं, मैं कभी भी ये सजेस्ट किसी को भी नहीं करूंगा कि आप ना टॉपिक ही छोड़ दो, मेरा सजेशन वो कभी नहीं रहेगा। पर मैं फिलहाल उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं सिलेबस को लेके, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, 10 चीज़ें रिवाइज करनी है, कैसे होगा, इतना टाइम कम है, जो थोड़ा सा ना पैनिक मोड में आ चुके हैं। उनके लिए पहले तो मैं एक नॉर्मल चीज़ बता दूं कि देखो, पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम ऐसे ही चलता है और ये टाइम हर किसी का ऐसे ही चलता है, और ये भी आपका एक लर्निंग कर्व है। यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मान लो ना कोई ऐसा टॉपिक मुझे कोई हेल्प कर दे, बता दे कि यार मैं इसको ना अगर नहीं भी छूंगा तो चलेगा, तो मैं उन सिर्फ बच्चों के लिए कार्बन फैमिली बोल रहा हूँ। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है, फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, है ना, हिस्ट्री एनालिसिस ही करूंगा। तो हिस्ट्री एनालिसिस मुझे बताती है कि बोरॉन फैमिली से कार्बन फैमिली की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। तो कार्बन फैमिली के, और कार्बन फैमिली में ना बहुत सारे रिएक्शंस, आप थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारे रिएक्शंस आप वहां पे भी देख लेते हैं, रेडॉक्स हो गया, तो बहुत सारे रिएक्शंस वहां पे आप देख लेते हैं कार्बन फैमिली के। तो अगर कार्बन फैमिली उतना डीपली आप परसू नहीं करेंगे, उतना मतलब घुस के नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही रखेंगे तो भी चलेगा, उसको थोड़ा कम भाव देंगे तो भी चलेगा। बट ये दोनों टॉपिक के लिए, इसके लिए तो ऑब्वियसली, इसके तो बहुत मतलब इस पे तो फोकस्ड रहो। और बोरॉन फैमिली के लिए मैं बोलूंगा यार देख लेना, मतलब नेग्लेक्ट मत करना बोरॉन फैमिली को। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा तो ठीक है, कार्बन फैमिली ना थोड़ा सा तुम दरकिनार कर सकते हो, थोड़ा सा साइड कर सकते हो उसको। ठीक है, ये ट्रेंड एनालिसिस मुझे बता रहा है। अब देखते हैं कि पहले प्यूरिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आया, फिर देखते हैं कि पी ब्लॉक से कैसे क्वेश्चन आया। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलता है। प्यूरिफिकेशन का है, यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम कैलकुलेट द RF वैल्यू ऑफ A 10⁻⁻1। ठीक है, अब मुझे दिया क्या हुआ है, और पहली बात तो RF वैल्यू क्या होती है। RF वैल्यू बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, पहले मैं बताता हूँ दिया क्या हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक मोबाइल फेज होगा और एक स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है, सो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो बेसलाइन है यहाँ से सॉल्वेंट इतना मूव कर चुका है, यानी सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द बेसलाइन, इतना मूव कर चुका है।
जो ए सॉल्यूट है या एक जो कंपाउंड है आपका वो 2 सेंटीमीटर मूव किया है बेस लाइन से, और जो बी है वो टोटल 4 सेंटीमीटर मूव किया है, 2 और 2 4 सेंटीमीटर मूव किया है। अब आप मानेंगे नहीं, मैं आरएफ की वो लिखता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं। आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड divided by distance traveled by solvent। बस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। जो भी कंपाउंड है जिसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो ऊपर लिखिए। तो मुझे बोला गया है ए के बारे में, राइट? तो ए के बारे में मैं लिखूंगा 2 सेंटीमीटर ऊपर, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना ट्रैवल किया? सॉल्वेंट टोटल 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो लिखूंगा 5। ये आ जाता है 0.4। तो अगर मैं 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में लिखूं तो 4 × 10 टू द पावर -1 आया। तो इसका आरएफ वैल्यू क्या हो गया? इसका आरएफ वैल्यू सीधा सीधा हो गया 4। मैंने कहा था बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको दिक्कत ये होगी कि मैक्सिमम लोगों को आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा। तो चलो लिख दिया, यह है आरएफ का फॉर्मूला। छोटी सी फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, सीधा सीधा आंसर। 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे ये याद हो तो, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, देख ही लिया आपने, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली 4। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। तो मेरे को एक पता है कि आइसोहेक्सेन है और दूसरा पता है कि 3-मिथाइल पेंटेन है। सो वन ऑफ द लिक्विड्स बॉयल एट 63 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाइल द अदर बॉयल्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। सो मैं आइसोहेक्सेन को मान लेता हूँ कि 63 डिग्री पर बॉयल कर रहा है और मिथाइल पेंटेन को मान लेता हूँ कि 60 डिग्री पे बॉईल कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट आसपास है इनके। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द 2 लिक्विड्स एंड विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट? अब डिस्टिलेशन में भी अलग अलग तरीके के होते हैं कि नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है, स्टीम डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर होता है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट आसपास होती है लिक्विड्स की जो मिक्सचर में है, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इसका चक्कर क्या है? दोनों का भाव बनेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बहुत लंबा होता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वो ऊपर जाएगा पर वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो वो ठंडा होके फिर नीचे ड्रिप करने लगेगा। पर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फिर भी भाप की तरह ऊपर जाता जाएगा। सेपरेशन यहाँ पे हो गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फंडा यही है, ठीक है? तो यहाँ पे होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहली बात तो। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, यानी जिसके वेपर्स मुझे सबसे पहले मिलेंगे, वो हो जाएगा मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जो नीचे लिक्विड रह जाएगा वो हो जाएगा आइसोहेक्सेन। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये, ठीक है, और 3-मिथाइल पेंटेन। इसका आंसर सीधा सीधा ये हो जाएगा। अगेन सिंपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आइडिया आपको पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन जल्दी निकल के आएगा, कौन बाद में निकल के आएगा। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास एक मैच द कॉलम दिया हुआ है। इस तरफ हमारे पास क्या है? प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, और उस तरफ हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बेसिकली मुझे ये मैप करना है कि किस प्यूरिफिकेशन टेक्निक को किस मिक्सचर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, अगेन ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है पर हो जाएगा। जैसे कैसे? पहला है सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन के लिए मुझे ऐसे दो लिक्विड चाहिए जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस हो। तो डीजल पेट्रोल नहीं है, एनिलीन वाटर नहीं है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। हाँ, एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्लोरोफॉर्म में नहीं होती है। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के बीच में एक डिसेंट डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो P का तो हो गया 3, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगेन मुझे ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे बॉइलिंग पॉइंट आसपास हो। बहुत कॉमन एग्जांपल है डीजल और पेट्रोल। तो Q क्या हो गया? 1। अब P का हो गया 3, Q का हो गया 1, तो आंसर तो ऐसे ही निकल गया। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पूरे पे आपको मेहनत करने की जरूरत अगेन नहीं है। एग्जामिनेशन में ये लॉजिक लगा सकते हैं आप, फिर भी एक बार लेकिन हम तो देख लेंगे। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर नॉर्मली होना चाहिए ग्लिसरॉल एंड
स्पेंट लाई के बीच में। रिड्यूस प्रेशर का मतलब आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं बेसिकली, राइट। एंड स्टीम डिस्टिलेशन, तो बचा क्या? स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन एंड वाटर, क्योंकि एनिलीन जो होता है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है। एनिलीन वाटर में तो स्टीम में बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है मॉइस्चर में, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम एनिलीन और वाटर कर सकते हैं। सो इसका आंसर P का 3, Q का 1, R का 4, S का 2। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा आ गया ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा मेहनत इसमें भी नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। द फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर जो होता है वो स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण होता है, कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। चलो ये तो जानकारी है हमें। एसेंशियल ऑयल्स फूल से निकालते हैं ना एसेंशियल ऑयल्स, है ना। लौंग से भी निकालते हैं एसेंशियल ऑयल्स, लौंग का जो तेल मिलता है, ठीक है। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट आर मिसिबल विथ वाटर वेपर्स इन वेपर फेज। पानी में नहीं है मिक्सचर, पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, वाटर वेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। A suitable method for the extraction of these oils from the flower is, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है, कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता पर स्टीम वॉलेटाइल होता है, यानी स्टीम में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, स्टीम डिस्टिलेशन। अगेन बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको छोड़ना क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन इज और आर, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का लॉजिक क्या होता है कि एक कॉलम होता है, उसमें एक हम सिलिका डाल देते हैं जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, राइट। ऊपर फिर सॉल्वेंट डालते हैं और सॉल्वेंट में ऊपर बेसिकली सॉल्यूशन डाल देते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट होगा जो मेरा मोबाइल फेज होगा और मिक्सचर होगा। अब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे वो सॉल्वेंट उस लिक्विड के साथ नीचे जाता जाएगा। मतलब अगर कोई एक ऐसा मिक्सचर है जो सिलिका पे हाईली एड्सॉर्ब हो सकता है तो वो ऊपर ही छूट जाएगा, और जो कम एड्सॉर्ब हो सकता है वो धीरे धीरे करके नीचे आता जाएगा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर में क्या होता है, एक ग्लास प्लेट लेते हैं और उस पर एक एड्सॉर्बेंट का लेयर डाल देते हैं। अब जैसे मैंने बोला एड्सॉर्बेंट का लेयर डाल देते हैं तो यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन ही होगा, करते हुए एड्सॉर्बेंट का लेयर डाल देते हैं, फिर सॉल्वेंट में डाला हमने, उसमें स्पॉट पे मिक्सचर डाला और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उस एड्सॉर्बेंट लेयर पे एड्सॉर्प्शन होती जाती है वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स बनते जाते हैं। जो कम एड्सॉर्ब होगा वो ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा, जो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा वो बेस लाइन के बिल्कुल पास ही होगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी है, पर पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज़ नथिंग टू डू विद एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि और कहीं पे ए और बी का ऑप्शन नहीं है और ए और बी दोनों के दोनों एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड करते हैं। आइडिया बेसिक सिंपल है, हाँ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यही वर्ड मैं भूल रहा था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे नहीं, ठीक है। सो इसका भी आंसर बहुत सिंपल था, ए एंड बी। थोड़ा सा एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो भी निकल जाएगा। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है कि ठीक है 10 सवाल नहीं बनाने या 10 किताबें नहीं छूनी, एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लोगे ना तो भी ये बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया इसमें से, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है। आगे अब आते हैं थोड़ी सी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना पूरा डिस्क्रिप्शन कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो अब दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक, अगर मान लो आपको ऐसे क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व करने हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे एक फीचर है जिसको कहते हैं पावर क्वेश्चन। तो अगर मान लो आपको ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करने, या जो प्यूरिफिकेशन वाला जो पहला था कि स्टीम डिस्टिलेशन किसका होगा, रिड्यूस प्रेशर किसका होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसकी करेंगे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किसका करेंगे, तो मान लो अगर ये सारी चीज़ों के आपको क्वेश्चंस करने, एक से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप पावर क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। पावर क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देता जाएगा।
दूसरी चीज़, अगर आपको मान लो ना डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन का, आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसके भी अगर डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक फीचर है हेल्प मी सॉल्व इट। हेल्प मी सॉल्व में जाके आप उस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देख सकते हैं अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ये दो फीचर्स मेरे को लगता है काफ़ी आपके जेई एस्पिरेंट्स के लिए खासकर इस मौके पे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। ठीक है, एक तो हेल्प मी सॉल्व से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पावर क्वेश्चन से मल्टीपल सेम कॉन्सेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अब थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इन डुमासेस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, डुमासेस मेथड, 0.4 grams of an organic compound gave 60 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperatures and 715 mm mercury का pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound is. Typical question है, नाइट्रोजन कलेक्ट होता है डुमास में और उसका PV is equal to nRT लगा के हम वहाँ से मोल्स कैलकुलेट करते हैं, फिर मास कैलकुलेट करते हैं, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है, 0.4 grams ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपके पास है, उसकी वॉल्यूम 60 ml है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 700 mm है। पर प्रेशर के साथ एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है। एक्वस टेंशन का मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा 715 माइनस द एक्वस टेंशन दैट इज 15, तो 700 mm जो है वो एक्चुअल प्रेशर है और गैस का। ठीक है, सो PV इज इक्वल टू nRT लगाते हैं और मुझे कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू PV बाय RT कर देते हैं। प्रेशर को मुझे अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा 700 डिवाइडेड बाय 760 क्योंकि R की वैल्यू एटमॉस्फेयर में है। वॉल्यूम मेरे पास 60 ml है तो 60 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देते हैं डिवाइडेड बाई R। मेरे पास R को मैं 1/12 लिख सकता हूँ, R को 1/12 पे 0.082 ही होता है, तो इसको मैं सीधा 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/12 से, नीचे टेम्परेचर आ गया मेरा 300। अब ये सीधा सीधा 25 है तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मुझे। 25 ये हो गया 5 और ये गया 5 और 5 2 10। ठीक है, ये 0.9 के आसपास आएगा, 76 और 70 है तो डेफिनेट 693 के आसपास आएगा। देखते हैं 76 और 70, थोड़ा सा करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो पहले तो 9 5 63 68 तो 684 आ गया, ये 0.9 आ गया, 84 यानी 16 बचा है ना, तो 160 के आसपास आ गया। 76 3 तो कर नहीं सकता, 7 3 21 हो जाएगा, 6 2 12 7 14 15, तो मैंने इसको 0.92 के आसपास छोड़ देता हूँ। तो ये आ गया 0.92 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5। 10 टू द पावर -3 बाद में देख लेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 92 और 12 को करते हैं, 4 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 4 8 2 10 9 1 10 11, कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, और डिवाइडेड बाई 5। सो 5 2 10 5 2 10 2, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया। 10 टू द पावर -3 अगर करेंगे तो 0.00022, अप्रॉक्सीमेटली ये रख रहा हूँ मैं 0.00022। ये नंबर ऑफ मोल्स है बाय द वे, ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अब इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मास से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हल्की सी जगह यहाँ पे ले लेते हैं। 22 इंटू 28, याद रखना डाई नाइट्रोजन आता है, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं, इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। डाई नाइट्रोजन आएगा तो डाई नाइट्रोजन 28 होगा, 8 2 16 16 17 और ये आ गया 4, ये आ गया 4 6 7 11 4 1 5 6 616। सो 616 के हिसाब से 1 2 3 4 5 1 2 3 0.00616 सही है। फाइनल परसेंटेज क्या है, डिवाइडेड बाय 4 0.4। तो अगर मैं 4 से अप्रॉक्सीमेटली करता हूँ तो 4 1 4 2 5 20, ये हो गया ना, 4 1 4 21 आया, 5 20 आया, तो 15 के आसपास कुछ आना चाहिए।
मज़ेदार बात यह, अगर आप ऑप्शन नंबर ए बी सी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 15 के आसपास है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने जानबूझ के की है, मैं डायरेक्टली जा भी सकता था, पर मैंने ये थोड़ा सा ये किया है कि आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन है तो मतलब छोड़ ही देंगे, ऐसा थोड़ी है यार। कैलकुलेशन आसानी से भी हो सकता है। मुझे दो आसानी चीज़ क्या मिली, एक तो मिला आर की वैल्यू 1/12, ठीक है, तो 1/12 और 300 ना बहुत आराम से कट जाते हैं, 25 हो जाता है। दूसरा थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना यार, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 15.71% आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन लैजिग्नेस टेस्ट, ओके, लैजिग्नेस टेस्ट याद रखना, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते थे, ठीक है। द कोवलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड्स, सही बात है। सोडियम साइनाइड बनता है, सोडियम थायोसाइनाइड बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, सारे के सारे तो आयनिक है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। अच्छा याद रखना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव हमने पहले किया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर गिव्स प्रूशियन ब्लू कलर विथ FeSO4 एंड Na4 FeCN6। ऐसा तो नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों होते हैं तो पहली बात तो थायोसाइनाइड बनता है, और थायोसाइनाइड बनने के बाद फेरोथायोसाइनाइड बन जाता है, जिसका बेसिकली कलर होता है ब्लड रेड। एक काम करते हैं ना, ब्लड रेड को भी बिल्कुल ब्लड रेड से दिखाता है। ब्लड रेड हो सकता है ना दिख रहा हो, पर ये ब्लड रेड है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है भाई? पहले वाले में 1 and 2 बोथ आर ट्रू नहीं, 1 and 2 बोथ आर फॉल्स नहीं, 1 फॉल्स 2 ट्रू नहीं, 1 ट्रू सेकेंड फॉल्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगेन लैजिग्नेस एक्सट्रैक्शन टेस्ट वैसे भी आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो एक कलर याद रखने में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनको होती है उनके बारे में मैं बता देता हूं। प्यूरिफिकेशन में जितनी कलर वाली चीजें हैं ना, आप उनका एक निमोनिक बना लो और खुद से बनाओ, या चैट जीपीटी को भी बोल दो, चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो निमोनिक आपको याद रह जाएगा। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए अलग करना, सॉल्ट एनालिसिस के लिए बिल्कुल अलग तरीके से करना, बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं कलर में। तो ऑर्गेनिक में प्यूरिफिकेशन में जितने भी अलग अलग कलर्स हैं, प्रूशियन ब्लू कलर हो गया, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, ये सब जितने भी कलर्स आते हैं, राइट, इन कलर्स को एक साथ लिखो, इसके साइड में कंपाउंड लिखो और दोनों के बीच में निमोनिक बनाने की कोशिश करो, या इंटरनेट से बनवा लो। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, और हो सकता है वो निमोनिक ना आपकी ज़बान पे चढ़ जाए, जिसके कारण ऐसे सवालों को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। मैं निमोनिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यार निमोनिक ना थोड़ी पर्सनल चीज़ होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बना ली तो आप याद कर लोगे। तो थोड़ी सी ना वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के ना थोड़ी सी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें भी लगाओ, ताकि कंटेंट थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए निमोनिक प्रिपेयर करो, ये मेरा सजेशन है। आगे बढ़ते हैं। A solution of FeCl3 when treated with K4FeCN6 give a Prussian blue precipitate due to the formation of ओए बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आखिरी तक तो लोगों को रट्टा हो जाना चाहिए कम से कम ये चीज़। इसका तो मैं बिना देखे, मतलब इधर उधर ज़्यादा कुछ बिना देखे मैं सीधा कह सकता हूँ इसका आंसर सीधा सीधा बी है। सी तो वैसे भी नहीं हो सकता, के नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो ऐसे दिया गया है, और ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो वैलेंसी नहीं बैठेगी इसकी, तो हो ही नहीं सकता। ये +3 है, ये +2 है, और वैसे भी +2 +3 मतलब प्रूशियन ब्लू कलर तो यार याद रख लो, उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो प्रूशियन ब्लू कलर का सीधा सीधा आसान, जिनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है ना। अब अभी देखा कि मैंने ABC मतलब बिना कुछ देखे सीधा B क्लिक किया क्योंकि मुझे Fe4 और FeCN6 थ्राइस दिखा, ये 4 और ये 3 से मैं आइडेंटिफाई कर लिया। 15 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड के अंदर अंदर +4 आसानी से। तो इसीलिए कह रहा था प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन आसान टॉपिक है। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction products the Geldahl's method of nitrogen estimation fails? Geldahl's method normally 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है। आपको NH2 ग्रुप चाहिए, ठीक है, CnH2 ग्रुप चाहिए, एक्चुअली कार्बन चाहिए और NH2 ग्रुप चाहिए आपके पास।
तो पहले वाले में नाइट्रो का रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रो का रिडक्शन आपको क्या देगा, आपको देगा एनिलीन। एनिलीन गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट। तो अच्छा सॉरी मैं तो टिक नहीं कर सकता ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। दूसरे वाले में साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूस करेगा बेंजाइलमाइन में, बेंजाइलमाइन में भी NH2 है तो ये भी टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा बिल्कुल। थर्ड वाले केस में SnCl2 और HCl H2, ये तो स्टीफेंस रिडक्शन है। स्टीफेंस रिडक्शन साइनाइड का दे देता है मुझे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जल्दाहल्स मेथड बिल्कुल फेल कर जाएगा। सो यस ये है, ये नेगेटिव है। और दूसरे वाले में डाइजोनियम बन रहा है, डाइजोनियम भी टेस्ट नहीं देता जल्दाहल्स का, डाइजोनियम भी टेस्ट नहीं देता जल्दाहल्स का, तो ये भी नेगेटिव टेस्ट देगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव टेस्ट देंगे, बाकी दोनों बिल्कुल पॉजिटिव देंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 3 और 4 कहां है, ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। यस ठीक है। सो इसमें भी ज्यादा कुछ, तीसरा वाला तो बहुत आसान था, NH2 ग्रुप ही नहीं है। और दूसरे वाले में आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि एजो कंपाउंड्स जो होते हैं, डायजो कंपाउंड्स या एजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो जल्दाहल्स टेस्ट नहीं देते। एजो कंपाउंड्स एंड डायजो कंपाउंड्स, इनफैक्ट डायरेक्टली नाइट्रो कंपाउंड्स भी नहीं देते। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस present in an organic compound are detected by Lasignase test. नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट, ठीक है होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट 1 ठीक है। The element present in the compound are converted from covalent form into ionic form by fusing the compound with magnesium in Lasignase test. ये तो यही गलत हो गया, by fusing the compound with सोडियम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, fusing the compound with सोडियम होना चाहिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट ही बनता है ना। तो अगेन स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं थी और 2025 का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। इजी क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन, अप्रोचेबल क्वेश्चन, बिना मेहनत के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। सो होपफुली अब तक मैंने थोड़ा तो आपको कन्विंस कर ही दिया होगा कि इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके, ये भी आ गया एक न्यूमेरिकल। A sample of 0.125 grams of an organic compound when analyzed by Dumas's method yields 22.78 ml of nitrogen gas collected over KOH solution at 280 Kelvin, 759 mm of Hg. ओहो, इसमें थोड़े थोड़े टेढ़े कैलकुलेशंस आएंगे, देखते हैं। The percentage of nitrogen in the given organic compound is, और इस बार तो मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं है तो मतलब थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास कंपाउंड है, उसके बाद वॉल्यूम मुझे मिला 22.78, उसमें फिर टेम्परेचर रहा 280 केल्विन, प्रेशर 259 mm ऑफ Hg है पर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी एक्वस टेंशन भी है यहाँ पे, दैट इज 14.2। ओके, और R मेरे को दी गई है। अगेन सेम पुराना वाला लॉजिक, PV इज इक्वल टू NRT वाले जुगाड़ से करेंगे। तो PV इज इक्वल टू NRT हो गया, N इज इक्वल टू PV बाई RT हो गया। मैं फिर से R 12 ही लूंगा, 1/12 ही लूंगा R, 0.082 लेने लगा तो मामला हो सकता है फंस जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रेशर निकालनी है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ प्रेशर में। चलो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, प्रेशर निकालनी है तो दैट इज 759 माइनस 14.2, तो 759 10 749, 749 से 4 गया 745, 744.8 mm। वॉल्यूम 22.7 है, ठीक है, वॉल्यूम का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी वैल्यू पुट करते हैं। सो n इज इक्वल टू 744.8 डिवाइडेड बाई 760, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 22.78।
और याद रखिएगा इसमें अगर लंबा चौड़ा अप्रोक्सीमेशन किया ना तो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, एक्चुअली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बात फंस जाएगी तो करना पड़ेगा। इंटू 10⁻³ कर दिया, इंटू 12 कर दिया। 12 इसलिए किया, ये r 1/12 आएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। और ये 280 हो गया। ओके, अब पहले इसका निवारण करते हैं कुछ। 760 और 744.8 का कुछ निवारण करते हैं। तो ये 760 कर लो और ये 744.8 कर लो। 9 तो ऐसे ही हो जाएगा, 760 अगेन 9 तो ऐसे हो जाएगा, 0 5 63 68, तो ये 6840 हो गया हमारा 9 का। 6840, तो ये आ गया 8, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये 8 2 10 और 4 6, तो एक और 0 यहाँ पे लगा देते हैं, 6080। अब 60 है, 640 तो यही आ चुका है, तो इसको 8 से ट्राई करते हैं। 0 8 6 48 4 8 7 56 और ये 60। ओ किस्मत अच्छी है, सीधा सीधा कट गया, तो 0.98। देखिए ये भी अप्रोक्सीमेट किया जा सकता था। 0.9 तो हमें पता ही है कि 700 होगा तब भी 0.9 होगा, तो ये तो 744 है तो 0.9 तो होगा ही। उसके बाद दूसरा थोड़ा सा अजम्पशन हो जाता है, तो ये 0.98 आया, 0.98। अब देखते हैं और क्या कांट छांट कर सकते हैं हम। 12 2 24, इससे जाएगा नहीं है, तो इसको 6 करते हैं। ये 1, ये 4 0 140 के बाद फिर से इसको 3 और ये 70 तो मेरे ख्याल से हम हिला नहीं सकते, तो खैर इसको 3 तो यहाँ पे कर ही देते हैं। फिर 22.78 कर देते हैं, 10⁻³ कर देते हैं और यहाँ पे 70 कर देते हैं। 70 को भी मैं 10⁻⁴ साथ ही कर दूंगा मैं बाद में जाके, ये थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन रहेगी, देखते हैं। सो 98 को पहले 3 से करेंगे, 8 6 24 2 9 6 27 29, तो ये आ गया 2.94। मैं अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल दिल से करना चाहता हूँ 2.94 को, एक बार करके देखते हैं। 3 कर देते हैं इसको, 2.94 को। सो 22.78 इसको 3 से किया, 8 3 24 2 8 7 56 और 8 5 8 दूनी 16 21 8 दूनी 16 18 181.84 थोड़ा अप्रॉक्सीमेट किया है, बाद में फिर से एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे। इंटू 10⁻⁴ कर दो इसको। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 7 2 14 आ जाएगा, 7 3 21, तो 7 2 14 आएगा, 14 41 हो गया। 41 7 6 42 होता है, 7 5 35 41 35 6 आ गया, 68 63 9 63 9 आ गया, 68 63 5 54 8 7 56 होता है, तो 7 7 49 7 के आसपास कर लेंगे, तो 7 उसके बाद एक और आएगा, कोई एक और वैल्यू आएगी, तो दो मेरे को 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैं यहाँ पे 25.97 के आसपास अगर मैं करूँ तो 25.97 इंटू 10⁻⁴ हो गया 0.000025.97। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव है। डिवाइडेड बाय 0.125, तो 0.125 तो ये 2597 ना, 2597 और 125, तो 125 इंटू 2 सीधा सीधा हो गया 150, सॉरी 25 इंटू 250, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये सीधा सीधा 250 हो गया, तो ये 97 आ गया, राइट 97। सो 0 लगाऊंगा, अप्रॉक्सीमेटली कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, 25 पॉइंट, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है कैलकुलेशन में, यहाँ पे 7 के डिवीजन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। तो 35 6 1 पॉइंट गया, 963
5 गया, 7 7 ज़ा 49, 49 के बाद 50, ये 6 आया। फिर से एक और पॉइंट अगर लगाता हूँ, 6 7 8 ज़ा, यार इसको तो मैं सीधा सीधा 26 क्यों नहीं लिख सकता? अगर मैं 26 लेता हूँ सीधा सीधा तो 26 और 125 अप्रॉक्सीमेट करो, बाकी 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 to the power -2 वैसे भी हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2, ये हो गया 125, सॉरी 250, माय बैड, 250 यानी ये 10 0 21 के आसपास आना चाहिए। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट किया 3, तो यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं 2 पॉइंट जो इनिशियली मैंने ये लिया था इसको 3 ना लेके, सॉरी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 3 ना लेके, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया था कहीं पे 3 मल्टीप्लाई किया था, उसको लेके अगर मैं ना करूँ तो ये 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 21 पॉइंट समथिंग के हिसाब से तो मेरे हिसाब से इसका क्लोजेस्ट आंसर जो है वो 22 के आसपास आना चाहिए, क्लोजेस्ट इंटीजर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सोल्यूशन भी, क्योंकि काफ़ी लंबा था। हाँ, मैंने कहा था ना 21.78, वो मेरा इसलिए आया था क्योंकि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लिया था, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन जो था। इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं करते तो 21 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आ जाता। ठीक है, तो ऑब्वियसली द क्लोजेस्ट आंसर विल बी 22। मैं मानता हूँ इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, पर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है PV = NRT होता है, तो मेरे को फंडा पता है कैसे सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला पता है। ठीक है, R की वैल्यू पता है, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट वहाँ पे लगा सकता हूँ, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना तब अटेम्प्ट करूँगा जब मैं आज़ाद हो चुका हूँ बाकी क्वेश्चन से। आज़ाद हो चुका हूँ का मतलब ये है कि जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन थे ना वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। जैसे पिछले वाला जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो श्योर शॉर्ट था, मैंने कर दिया। जब मैं उस स्टेज पे हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में से मैंने अपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है 100% एक्यूरेसी के साथ, उसके बाद मैं इस पे दिमाग लगाना शुरू करूँगा। अप्रोचेबल है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए इसको शांत दिमाग से उतना सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कंप्लीट करके, श्योरिटी वाला सेक्शन कंप्लीट करके फिर अटेम्प्ट करना सही रहेगा। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रैटेजिकली ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि इसको तब अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंसिव था ये। नेक्स्ट, अ केमिस्ट हैज 4 एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर A, B, C and D. ओहो, एस्पर्टेम, सैचरिन, सुक्रालोज और एलिटेम। इंटरेस्टिंग। टू आइडेंटिफाई दीज सैंपल्स, अब आप सबसे पहले ये सोच रहे होगे ना कि यार इनके तो स्ट्रक्चर भी नहीं आते, कैसे सॉल्व करेंगे? पर पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि जानने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ कैसे। टू आइडेंटिफाई दीज सैंपल्स ही परफॉर्म्ड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। A and D both form blue violet color with ninhydrin. निनहाइड्रिन का फंडा ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है, निनहाइड्रिन पहली बात तो ये होता है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार निनहाइड्रिन कहाँ से आ गया, ये उड़ते उड़ते चिड़िया कहाँ से आ गई। ये होता है निनहाइड्रिन। ठीक है, निनहाइड्रिन को जब आप NH, हाँ सॉरी एक चीज़ मिसिंग है ना यहाँ पे, मैं वही सोचूं कि मेरा कंपाउंड क्यों उठपटांग आ रहा है। निनहाइड्रिन टेस्ट में, निनहाइड्रिन टेस्ट अमाइनो एसिड्स के लिए होता है। ठीक है, तो निनहाइड्रिन टेस्ट में जब आप ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन मिलता है, ये वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में। ठीक है, और जो एमोनिया निकलता है, फ्री एमोनिया निकलता है, वो एमोनिया फर्दर रिएक्ट करता है ये जो आपका बना, ये आपका ब्लू वॉयलेट कलर बना, ये होता है ब्लू वॉयलेट। ये है निनहाइड्रिन टेस्ट। तो निनहाइड्रिन टेस्ट के लिए आपको
NH2 चाहिए विद अ कार्बन CH, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है एस्पर्टेम और एलिटेम, एस्पर्टेम और एलिटेम दोनों में NH2 रहता है, NH2 विद CH अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो एस्पर्टेम और एलिटेम जो है वो दोनों के दोनों आपको निनहाइड्रिन टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो A और D का तो हिसाब किताब हो गया पहले वाले टेस्ट से ही कि A और D होगा एलिटेम, सॉरी एस्पर्टेम और एलिटेम होगा, वो जिस सीक्वेंस में हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए में तो 2 एलिटेम है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। Lasignase extract of C gives positive AgNO3 टेस्ट एंड नेगेटिव Fe4 FeCN6 होल 3 टेस्ट, ठीक है। फेरोसाइनाइड टेस्ट नेगेटिव देता है, बट AgNO3 टेस्ट, AgNO3 टेस्ट का मतलब सिल्वर कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट कर रहा होगा। तो मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सैचुरिन में नहीं हो सकता, सुक्रालोज, सुक्रालोज में क्या होता है, जो फ्रक्टोज वाला पार्ट होता है, सुक्रालोज बेस, सुक्रालोज क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज वाला पार्ट होता है उस पे कार्बन नंबर 1 पे जो CH2OH लगा है वो CH2Cl बन जाता है, CH2OH लगा है जो CH2Cl बन जाता है, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ये CH2OH है, दिस कन्वर्ट्स टू CH2Cl, कुछ ऐसा हो जाता है। रुकिए, ये OH हट के यहाँ पे CH2Cl हो जाता है सुक्रालोज, सुक्रालोज में। तो C हो गया सुक्रालोज की, वो हाँ पक्का टेस्ट देगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। Lasignase extract of B and D give positive sodium nitroprusside test। ओहो हो, यहां से वैसे ही सच्चाई मिल गई। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के लिए आपके कंपाउंड में कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए। एलिटेम और सैचुरिन दोनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो इसका सबसे एक्यूरेट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, और वो प्रूव करने के लिए मैं ये दिखाना चाहूंगा। These are the structures। ये पहला है एस्पर्टेम, मैंने कहा था एस्पर्टेम निनहाइड्रिन टेस्ट देगा, तो एस्पर्टेम देगा और एलिटेम देगा निनहाइड्रिन टेस्ट। सॉरी, उस सर्कल को थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो ये एस्पर्टेम हो गया और एलिटेम हो गया, ये दोनों निनहाइड्रिन टेस्ट देंगे। सैचुरिन में मैंने कहा था सल्फर होता है और एलिटेम में भी मैंने कहा था सल्फर होता है। तो सैचुरिन और एलिटेम जो है वो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देंगे, ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। और सुक्रालोज AgNO3 टेस्ट देगा, मैंने कहा था जो फ्रक्टोज वाला जो साइकिल होता है उसमें CH2OH की जगह CH2Cl होता है, तो ये आपको टेस्ट देगा। ये इंफॉर्मेशन मैं मानता हूं याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर यही एक क्वेश्चन होगा जो एवरेज स्कोरर्स को टॉप स्कोरर बनाने के लिए चाहिए होगा। जो टॉप स्कोरर होगा वो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, और जो एवरेज स्कोरर होगा वो इस क्वेश्चन को टच नहीं करेगा, क्योंकि -1 आना बहुत आसान है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि एवरेज स्कोरर से टॉप स्कोरर कैसे पहुंचना है, वो रास्ता आपको डिसाइड करना है, क्योंकि रास्ते में चाहिए मेहनत, है ना, और वो आपके ऊपर है कि आप कितनी कर सकते हैं। तो दिस आई विल कंसिडर एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एवरेज पॉपुलेशन गिविंग JEE, एवरेज प्रिपरेशन स्टूडेंट्स गिविंग JEE, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया प्यूरिफिकेशन के भी क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भी क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अब शुरू करते हैं P ब्लॉक 13 फैमिली। इससे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला, द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। यार एग्जैक्टली जहां तक मुझे पता है लेस तो नहीं होता, लगभग बराबर होता है। लगभग नहीं, एटॉमिक रेडियस होता है, वो भी मेटालिक नहीं होता है, एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होता है। द आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम 3+। आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम 3+। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ में क्या होगा, एल्यूमिनियम 3+ और गैलियम 3+ दोनों में वो थर्ड ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट उड़ गया। इसके लिए सेकंड आउटर ऑर्बिट उड़ गया, इसके लिए थर्ड आउटर ऑर्बिट उड़ गया। तो अगर आउटर ऑर्बिट उड़ गया तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला हिसाब किताब तो अब होगा नहीं, है ना। तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं। कहा था अगर आप
एल्युमिनियम और गैलियम का मेटालिक रेडियस देखेंगे तो गैलियम का मेटालिक रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा ही है एल्युमिनियम से। सॉरी गैलियम का मेटालिक रेडियस जो है वो एल्युमिनियम का ज़्यादा है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, वो एल्युमिनियम का थोड़ा ज़्यादा गैलियम से, अगेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़ा सा ज़्यादा है। और यार देखिए 2025 जो लोग सोच रहे थे कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं आते, 2025 ठीक है, एंड नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये। नेक्स्ट, अपॉन हीटिंग अ बोरैक्स बीड डिप्ड इनटू क्यूप्रिक सल्फेट इन अ ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम याद रखिए रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, ल्यूमिनस फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। द कलर ऑफ द बोरैक्स बीड इज ग्रीन। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या बनेगा, कॉपर मेटाबोरेट बनेगा, क्यूप्रस मेटाबोरेट बनेगा। क्यूप्रस मेटाबोरेट मेरे हिसाब से कलरलेस होता है, क्यूप्रस मेटाबोरेट ग्रीन नहीं होता, क्यूप्रस मेटाबोरेट कलरलेस होता है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि हाई इंटेंसिटी की रिड्यूसिंग फ्लेम अगर करेंगे तो क्यूप्रस मेटाबोरेट भी रिड्यूस होकर मेटालिक कॉपर हो जाए, और मेटालिक कॉपर का जो कलर होगा वो रेड होगा या ओपेक होगा। तो ग्रीन तो सिनेरियो ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, या तो कलरलेस हो सकता है या रेड और ओपेक हो सकता है। द ग्रीन कलर ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट। अगेन अभी बताया कॉपर 1 मेटाबोरेट जो होता है वो कलरलेस होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत है। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे बोथ आर फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरीफाई जरूर करेंगे एक बार फिर भी, ऑप्शन नंबर सी। अगेन मैं बताता हूँ, कॉपर 1 मेटाबोरेट को क्यूप्रस मेटाबोरेट इज कलरलेस, और रिड्यूसिंग फ्लेम हाई इंटेंसिटी की अगर उसको मेटालिक कॉपर में रिड्यूस करती है तो दैट इज रेड एंड ओपेक। तो ग्रीन तो कहीं दूर दूर से नहीं है। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अभी मैंने बोला आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे, अभी तुरंत ही आसान क्वेश्चन आ गया 2023। ये तो बहुत सिंपल है। एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी सीधा सीधा घटेगी। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड आंसर आ गया सीधा सीधा सी, है ना। तो डिफिकल्ट था पर आसान भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं। और कंसिडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, CO एंड GeO। ठीक है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, हाँ ये थोड़ा सा मामला फंसता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कार्बन फैमिली आप अप्रोच कर रहे हैं ना, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्साइड्स भी आता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली में बस ये याद रख लीजिएगा कि कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा एसिडिक है। जैसे इस केस में SnO2 और PbO2 ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। CO न्यूट्रल है, और GeO2 और SiO2 सारे के सारे एसिडिक हैं। एक्चुअली जर्मेनियम से ऊपर सारे एसिडिक हैं, लेड और टिन में ही एम्फोटेरिक वाली सिचुएशन आती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए, लेड और टिन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन मैं कह रहा हूँ कार्बन फैमिली के बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि कार्बन फैमिली तब अप्रोच करें जब आप कॉन्फिडेंट है कि आपका 70 to 80% ऑफ द सिलेबस आपकी मुट्ठी में है, आप इसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाली पार्ट हटा दे रहा हूँ मैं, पर आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर 70 to 80% आपका ये तैयार है तो प्लीज़ इसको ना छोड़ें, ठीक है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपकी रैंक आगे बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं वैसे भी। अगले वाले पे पढ़ते हैं। H2C2O4 बर्न्स गैस A, B and C। ये तो मुझे ज़बानी याद है, ये कहीं मोल कॉन्सेप्ट में गैशियस एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन है कि इससे ऑक्सीडाइज होकर क्या क्या निकलता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो लिक्विड वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। गैस ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन एमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो डी एमोनिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर डी एमोनिया होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन एमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करेगा, ओ सॉरी, ये पूछ रहा है डी क्या है, तो ये तो फॉस्जीन होता है, COCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट करोगे तो फॉस्जीन मिलेगा, COCl2। फॉस्जीन को एमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो यूरिया मिलेगा, CONH2 ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। आप अगर थोड़ा भी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा।
तो मुझे पूछ क्या रखा है, ए बी सी डी। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड सारे ऑप्शंस में, नहीं तो ये एलिमिनेट हो गया। बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सी है, सी कहाँ था, सीधा, अच्छा सी है वाटर, सी हो गया वाटर। और ई हो गया यूरिया, CO2 वाटर एंड यूरिया। मोस्ट एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मीडियम टू डिफिकल्ट इसको भी मैं मानूंगा, पर मेरे हिसाब से अगेन ये रिएक्शन मिल जाता है जब आप केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ते हैं एज एन मोल कॉन्सेप्ट में भी मिलता है और एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर मीडियम लेवल इसको कहा जा सकता है। तो आपने देखा पी ब्लॉक से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान भी आ रहे हैं पर मीडियम लेवल के भी आ रहे हैं। तो बोरॉन फैमिली जब अप्रोच करेंगे तो बोरॉन फैमिली में थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ा दीजिएगा, उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट जंप। ओके गाइज, तो हमने डिस्कस किए प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पी ब्लॉक, 13 ब्लॉक एंड 14 ब्लॉक। अगेन याद करा दूं, हमने कुछ ही क्वेश्चन किए हैं। अगर ये पूरा का पूरा टेस्ट आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टैप एंड टेस्ट का लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, टैप एंड टेस्ट के लिंक को क्लिक करें और इस टेस्ट को एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू।